Moral tone. एक सोहनपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। माधव के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे सुमित्रा, मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। सुमित्रा, मुझे आज खास जगह पर जाना ही है। आज मुझे मुखिया जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको मुखिया जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको बुलाया है? पता नहीं सुमित्रा, अब तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया गया है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। मुखिया जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। सुमित्रा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर माधव घर से चला जाता है और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, माधव मुखिया जी के घर पर जाता है। आओ आओ माधव, और कहो सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है मालिक। बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो, ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सकूं। अरे माधव, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूं, पर मैं कर भी क्या सकता हूं? अपने खेत में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूं, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ माधव, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक? कहिए ना। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाओ। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो, तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? माधव, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी यह बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर माधव वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे ओ सुमित्रा, कहाँ हो? जरा सुनो तो। तभी वहां पर सुमित्रा आती है। जी, क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। मुखिया जी ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा। पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचाना होगा। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगी जो मुझे नहीं मिला है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। अगले दिन माधव घर से जल्दी निकल जाता है।
और मुखिया जी के यहाँ जाता है और वहां से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर माधव शहर किशन लाल के यहाँ पहुंचता है। अरे माधव, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन काका, मुखिया जी ने आपको यहाँ बोरियां पहुंचाने को बोला था। अरे हाँ माधव, मैं तो भूल ही गया था। जाओ, हमारे यहाँ बोरियां तुम रखवा दो। हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं काका, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, सेठ जी से कहना कि अभी भी हम उनका गेहूं संभाल कर रख रहे हैं। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अगली बार आऊंगा तब नाश्ता पानी करूंगा। माधव चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे माधव भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, मुखिया जी के बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ और रात होने से पहले पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई, तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। और कुछ ही देर में चलते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर पर जाया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय घर पर ही नहीं आते। भाग्यवान सेठ जी के घर गया था। उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह पर देने में देर हो गई। तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? क्या भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। माधव दिन रात एक करके खेत पर काम करता है। माधव के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? माधव को मुखिया साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। माधव तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी ये बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज माधव के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए और तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर माधव बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम माधव को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, समय आने दो। माधव लगन से अपने खेतों में काम करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और माधव की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, माधव की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान,
इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वो सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे। और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान माधव सह नहीं पाएगा और मुखिया को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है माधव को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद माधव का पड़ोसी शंभू माधव के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है। और आप खुद एक पेड़ के नीचे छिपकर ये सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं, तब शंभू फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे माधव की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो माधव और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा, और वह एक झटके में हाय हाय सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही ना रही। मेरे सारे सपने टूट गए। माधव अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। सुमित्रा, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी की ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला यह नहीं भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, उसको एक ना एक दिन अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद माधव के घर मुखिया आता है। सुनो माधव, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो माधव, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। यह सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दी थी, और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह बात बिल्कुल सच है। मैं कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हूं मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो माधव, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। मुखिया माधव का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद माधव अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है।
हे भगवान, मैं कैसा लाचार पिता हूं जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई काम है। फिर मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूं? भगवान हमारे इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुमित्रा एक घर की तरफ जाती है। सुनिए बहन जी, क्या आपका पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मेरी मदद कीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अब तो में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो? शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। सुमित्रा मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान? क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो, हम शहर चलते हैं। वहां मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। वे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे माधव भाई, कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। किशन भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहां मुसीबत का मारा हुआ आया हूं। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और मुखिया जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। माधव भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे। और यह लो कुछ पैसे। अभी तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। किशन भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? माधव भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो। और तुमने तो अपनी दोस्ती और ईमानदारी से हमेशा अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करूं। ये घर तुम्हारा है। किशन भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या? यह उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमित्रा के मन में एक ख्याल आता है और वह माधव से कहती है, अजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके दोस्त ने जो थोड़े पैसे दिए हैं, उन्हें बाजार में ले जाकर समोसे की सामग्री ले आइए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे। और अब सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़े चाव से सर्दियों में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह भी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी ना चल पाए। अजी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। एक दिन माधव को अपने गांव की बहुत याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुमित्रा, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। शहर में तो भागदौड़ की जिंदगी है,
मगर हमारे गांव में एक अलग ही सुकून है। मुझे मेरे खेत की मिट्टी, गांव का वह अपनापन और मेरे खेत खलिहान सब बहुत याद आते हैं। अब तो हमारे पास पैसा भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन वापस लें और गांव में एक नया घर बनाएं। ठीक है जी, अगर आपका मन गांव में बसने का है तो हम जरूर चलेंगे। आखिर हमारी जड़ें भी तो वही हैं। कुछ दिनों बाद माधव गांव लौट आता है। गांव पहुंचकर वह अपने पुराने घर और खेतों को देखकर भावुक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शंभू और उसके परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। गरीबी और बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। अपने किए हुए पाप की वजह से शंभू को हर समय पछतावा होता रहता था। जब उसे पता चला कि माधव गांव लौट आया है, तो वह उससे मिलने पहुंचा। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की थी। मुझे तुम्हारी तरक्की से जलन होने लगी थी। उसी जलन में मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। शंभू, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को बहुत दुख सहना पड़ा था, मगर इंसान से गलती हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अगर तुम्हें अपने किए पर सच्चा पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। माधव भाई, आपने मुझे माफ करके मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। याद रखना शंभू, जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचना। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही इंसान को आगे बढ़ाता है। इसके बाद माधव मुखिया से अपनी जमीन और घर वापस ले लेता है। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगते हैं। माधव अपने परिवार के साथ नए घर में खुशी खुशी रहने लगता है और गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगता है। अगर आपको माधव की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। नमस्कार।